तो आज हम बात करने वाले हैं मुकेश अंबानी के कुछ हालिया बयानों और योजनाओं के बारे में। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं उनसे 3 बहुत बड़ी और दिलचस्प बातें निकल कर आती हैं। हाँ, और ये सिर्फ 3 अलग-अलग बातें नहीं हैं। ये असल में एक ही बड़ी कहानी के 3 हिस्से हैं जो एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। पहली, भारत के लिए एक ऐसा आर्थिक सपना जो सुनने में लगभग अविश्वसनीय सा लगता है। दूसरी, इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर एक बहुत बड़ा दांव। और तीसरी, इस पूरे खेल के लिए पैसा जुटाने का एक बिल्कुल नया तरीका, एक ऐसा तरीका जो करोड़ों भारतीयों की बचत करने की आदत को निवेश की ताकत में बदलना चाहता है। तो आज हम इसी कहानी के तार जोड़ने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि भारत के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उस बड़े सपने से ही शुरू करते हैं। मुकेश अंबानी का कहना है कि भारत अगले 30 सालों में $30 ट्रिलियन की नई संपत्ति बना सकता है। $30 ट्रिलियन। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। क्या ये सिर्फ एक आकर्षक हेडलाइन है या इसके पीछे कोई ठोस आधार भी है? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, ये आंकड़ा हवा से नहीं आया है। इसका सीधा संबंध है वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुमानों से। अच्छा। हाँ, अंबानी और कई वैश्विक विशेषज्ञों का मानना है कि एआई और नई टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था, जो आज लगभग $110 ट्रिलियन की है, वो अगले 3 दशकों में बढ़कर $300 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। 300 ट्रिलियन? जी। तो सवाल ये है कि इस विशाल बढ़त में भारत की हिस्सेदारी कितनी होगी? अंबानी का दाव है कि भारत इसमें से कम 10% यानी $30-35 ट्रिलियन अपने नाम कर सकता है। तो ये एक महत्वाकांक्षा है जो एक वैश्विक अवसर पर आधारित है। ठीक है, तो ये वैश्विक लहर पर सवार होने की बात है। लेकिन यहाँ पर एक और बात कही गई है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। 100 नई रिलायंस बनाने का विचार। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि रिलायंस और बड़ी होगी, बल्कि वो कह रहे हैं कि हमारे जैसे और 100 लोग खड़े होंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस विचार का सार है। ये तो पूरे इकोसिस्टम को बदलने वाली बात है। बिल्कुल। यहाँ उनका इशारा किसी एक कंपनी की तरफ नहीं है, बल्कि भारत के युवा उद्यमियों और स्टार्टअप कल्चर की ओर है। उनका मानना है कि आज के 28-30 साल के युवाओं में जो आत्मविश्वास, जो वैश्विक सोच और जो आकांक्षा है, वो पहले कभी नहीं थी। सही बात है। वो अब केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए कंपनियां बना रहे हैं। तो 100 नई रिलायंस का मतलब है 100 ऐसी कंपनियां बनाना जो आकार, प्रभाव और इनोवेशन में रिलायंस के बराबर हों। ये एक पीढ़ीगत बदलाव का संकेत है। और लगता है कि इस भरोसे पर मुहर सिर्फ भारत में ही नहीं लग रही। ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक, जो दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है ना? बिल्कुल। लैरी फिंक ने तो इसे साफ तौर पर भारत का युग कहा है। उन्होंने निवेशकों को बहुत स्पष्ट सलाह दी है कि भारत में रोज की छोटी-मोटी खबरों और बाजार के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। हाँ, जो अक्सर लोग घबरा जाते हैं। जी, बल्कि यहाँ की लंबी अवधि की विकास क्षमता पर ध्यान दें। उनका अनुमान है कि भारत अगले दशक तक 8 से 10% की दर से लगातार बढ़ सकता है। जब लैरी फिंक जैसा व्यक्ति, जो दुनिया भर के पैसे को दिशा देता है, ऐसी बात कहता है तो दुनिया सुनती है। तो ठीक है, $30 ट्रिलियन का एक विशाल लक्ष्य है और उसे पाने के लिए 100 नई रिलायंस जैसी कंपनियां होंगी। लेकिन आज के दौर में इतनी जबरदस्त ग्रोथ बिना किसी जादुई टेक्नोलॉजी के तो मुमकिन नहीं लगती। और यहीं पर शायद कहानी का दूसरा अध्याय यानी एआई शुरू होता है। हाँ, एआई को इस पूरे विजन का इंजन माना जा रहा है। इसके बिना उस रफ्तार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन जब भी हम एआई की बात करते हैं, मेरे और शायद हम सबके दिमाग में जो सबसे पहला डर आता है वो है नौकरियों का। मेरी नौकरी का क्या होगा? क्या मशीनें हमारा काम छीन लेंगी? भारत के आईटी सेक्टर में तो ये डर और भी ज्यादा है। और ये एक जायज डर है। तो इस पर अंबानी का क्या नजरिया है? उन्होंने इस डर को सीधे तौर पर संबोधित किया है। उनकी दलील है कि एआई को एक खतरे के तौर पर नहीं, बल्कि एक अवसर के तौर पर देखना चाहिए। उन्होंने इसकी तुलना औद्योगिक क्रांति से की है। अच्छा। उस समय भी यही डर था कि मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी। कुछ नौकरियां गईं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नई तरह की नौकरियां पैदा हुईं और इंसान की उत्पादकता कई गुना बढ़ गई। उनका कहना है कि एआई भी ठीक यही करेगा। ये कई सदियों में एक बार आने वाला अवसर है जो हमारी क्षमताओं को बढ़ाएगा, हमें रिप्लेस नहीं करेगा। पर औद्योगिक क्रांति में भी तो बहुत उथल-पुथल हुई थी।
मतलब लाखों लोगों को गांव छोड़कर शहरों में आना पड़ा, नए सिरे से सब कुछ सीखना पड़ा। क्या हम ये मान लें कि इस बार ये बदलाव बहुत आसानी से हो जाएगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। बदलाव कभी भी आसान नहीं होता और उनका तर्क भी ये नहीं है कि ये आसान होगा। उनका जोर इस बात पर है कि एआई दोहराए जाने वाले उबाऊ कामों को खत्म करेगा, जिससे इंसान ज्यादा रचनात्मक और रणनीतिक कामों पर ध्यान दे पाएगा। जैसे कोई उदाहरण? जैसे एक फैक्ट्री वर्कर अब सिर्फ एक पुर्जा नहीं कसेगा, बल्कि उस रोबोट को मॉनिटर करेगा जो सैकड़ों पुर्जे कस रहा है। लेकिन हाँ, इसके लिए बड़े पैमाने पर रीस्किलिंग यानी लोगों को नए हुनर सिखाने की जरूरत होगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय चुनौती है। इसी दिशा में रिलायंस की अपनी क्या योजनाएं हैं? स्रोतों में एक एआई मैनिफेस्टो का जिक्र है जो सुनने में काफी गंभीर लगता है। बदलना चाहती है। इस मैनिफेस्टो के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, हर भारतीय के लिए किफायती एआई उपलब्ध कराना, ठीक वैसे ही जैसे जियो ने डेटा के साथ किया। और दूसरा? दूसरा, अपने ही 6 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की उत्पादकता को 10 गुना तक बढ़ाना। 10 गुना? एक मिनट, 10 गुना उत्पादकता का असल में मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि एक आदमी 10 लोगों का काम करेगा? अगर ऐसा है तो फिर बाकी 9 लोगों का क्या होगा? डर तो यहीं से पैदा होता है। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ 10 गुना का मतलब संख्या से ज्यादा क्षमता से है। उदाहरण के लिए एक इंजीनियर जो आज एक डिजाइन को बनाने में 1 हफ्ता लेता है, एआई टूल की मदद से शायद एक दिन में 10 अलग-अलग डिजाइन के विकल्प तैयार कर पाए। अच्छा, मतलब काम की क्वालिटी और स्पीड बढ़ेगी। बिल्कुल। एक सेल्स टीम जो डेटा एनालाइज करने में घंटों लगाती है, वो एआई की मदद से सेकंडों में अपने सबसे संभावित ग्राहक को पहचान सकती है। तो जोर काम की मात्रा बढ़ाने पर नहीं, बल्कि काम की गुणवत्ता और गति बढ़ाने पर है। और मैनिफेस्टो का तीसरा स्तंभ इसी से जुड़ा है, एआई को काम करने का एक नया तरीका बनाना जो बेहतर फैसले लेने में मदद करे। ये सुनने में तो बहुत भविष्यवादी लगता है, लेकिन इस तरह के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में तो बहुत ज्यादा पैसा लगता होगा। क्या इसके लिए किसी बड़े निवेश की भी योजना है? बिल्कुल, और यहीं से तस्वीर और बड़ी होने लगती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस अगले कुछ सालों में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 से 15 अरब डॉलर का निवेश कर सकती है। 12 से 15 अरब डॉलर? जी, इसमें जामनगर में 1 गीगावाट का एक विशाल डेटा सेंटर बनाना भी शामिल है। 1 गीगावाट का डेटा सेंटर बहुत बड़ी बात होती है। यह दिखाता है कि यह एक प्रयोग नहीं, बल्कि एक औद्योगिक पैमाने की तैयारी है। और सरकारें सब में कहाँ खड़ी है? क्या ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की दौड़ है? नहीं, सरकार भी इस दौड़ में पूरी ताकत से शामिल है। सरकार ने इंडिया एआई मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा है। वाह! इसका लक्ष्य भारत के स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और छात्रों को विश्व स्तरीय एआई संसाधन मुहैया कराना है। और ये सिर्फ कागजों पर नहीं है। इस मिशन के तहत 38,000 से ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर चिप्स यानी जीपीयूज बहुत ही कम दाम पर उपलब्ध कराए गए हैं, सिर्फ 65 रुपए प्रति घंटे के दर पर। सिर्फ 65 रुपए? ये तो किसी भी युवा डेवलपर के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। बिल्कुल। और इसी का नतीजा है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक हालिया रिपोर्ट ने भारत को एआई प्रतिस्पर्धा में दुनिया में 3रे नंबर पर रखा है। वाह! तो एक तरफ सरकार एक मजबूत बुनियाद बना रही है और दूसरी तरफ रिलायंस जैसी कंपनियां उस पर एक विशाल इमारत खड़ी करने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन मैं फिर से उसी सवाल पर वापस आता हूं। 15 अरब डॉलर, ये एक बहुत बड़ी रकम है। इतना पैसा आएगा कहां से? और मुझे लगता है कि यहीं पर हमारी कहानी का तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, जो हम सबसे जुड़ा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एआई जैसे विशाल प्रोजेक्ट के लिए विशाल पूंजी चाहिए, और वो पूंजी कहीं ना कहीं से तो आनी चाहिए। यहीं पर जियो और ब्लैकरॉक की साझेदारी की भूमिका आती है। अच्छा। अंबानी ने एक बहुत गहरी बात कही है कि भारतीय दशकों से दुनिया के सबसे अच्छे बचत करने वालों में से रहे हैं, लेकिन हम उस बचत को निवेश में बदलने में पीछे रह गए। हमारा पैसा अक्सर बैंक अकाउंट, एफडी या सोने में पड़ा रहता है। ये बात तो 100% सच है। हमारे यहाँ आज भी शेयर बाजार को सख्ता माना जाता है और सोना या प्रॉपर्टी खरीदना ही असली निवेश समझा जाता है। ये एक मानसिकता की बात है। इसी मानसिकता को बदलने के लिए जियो ब्लैकरॉक साझेदारी बनाई गई है। इसका एक ही मिशन है, सेवर्स को इन्वेस्टर बनाना, यानी बचत करने वालों को निवेशक बनाना। बचत करने वालों को निवेशक बनाना। हाँ,
लैरी फिंक ने भी कहा कि जो पैसा बाजार से बाहर रहता है वो चक्रवृद्धि रूप से नहीं बढ़ता। चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग की ताकत दुनिया का 8वां अजूबा है, लेकिन उसका फायदा तभी मिलता है जब पैसा काम पर लगा हो। तो ये साझेदारी इस बदलाव को लाएगी कैसे? इसका ढांचा क्या है? ये एक 50-50 का जॉइंट वेंचर है। दोनों कंपनियां शुरुआत में $150 मिलियन का निवेश कर रही हैं। उन्होंने हाल ही में एक डिजिटल सलाहकार सेवा शुरू की है जिसका नाम है जियो ब्लैकरॉक पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ये पूरी तरह से डिजिटल फर्स्ट अप्रोच है। इसका मतलब आम लोगों के लिए क्या है? सोचिए, कोई व्यक्ति है जिसकी महीने की तनख्वाह 40,000 रुपए है और वो कुछ हजार रुपए बचा पाता है। क्या ये उसके लिए है? पर कुछ सवालों के जवाब देते हैं। आपका लक्ष्य क्या है, आप कितना जोखिम ले सकते हैं, आपको कितने समय के लिए निवेश करना है। इसके बाद ब्लैक रॉक की विश्व प्रसिद्ध अलादीन टेक्नोलॉजी आपके लिए एक व्यक्तिगत पोर्टफोलियो बना कर देती है। ये निवेश को उतना ही आसान बनाने की कोशिश है जितना आज ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना है। सोचिए, कुछ साल पहले तक म्यूचुअल फंड में निवेश करना कितना मुश्किल काम लगता था। ढेर सारे कागज भरो, एजेंट ढूंढो, पता नहीं कौन सा फंड सही है। और अब ये कह रहे हैं कि फोन पर कुछ क्लिक्स में ये सब हो जाएगा। अगर ये सच में काम करता है तो ये वित्तीय दुनिया का लोकतंत्रीकरण करने जैसा है। यही इसका लक्ष्य है। और अब अगर हम तीनों हिस्सों को जोड़कर देखें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का एक बड़ा सपना है। हाँ, उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए एआई इंजन का काम करेगा। और उस एआई इंजन को चलाने के लिए जो खरबों डॉलर का ईंधन चाहिए, वो करोड़ों आम भारतीयों की छोटी छोटी बचत को निवेश में बदलकर जुटाया जाएगा। ये एक आत्मनिर्भर और एक दूसरे पर निर्भर चक्र बनाने की कोशिश है। तो आज की इस चर्चा से ये बात एकदम साफ है कि ये तीनों पहलें एक ही दिशा में जा रही हैं। एक विशाल आर्थिक लक्ष्य जिसे पाने के लिए एआई की ताकत का इस्तेमाल होगा, और इस पूरे विकास को फंड करने के लिए आम भारतीय निवेशक को कहानी के केंद्र में लाया जा रहा है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी आर्थिक विकास को गति देगी और उस विकास में हिस्सेदार बनने के लिए आम लोगों को निवेश के नए और आसान रास्ते मिलेंगे। इससे जो पैसा अभी तक सिस्टम से बाहर था वो अर्थव्यवस्था में आएगा और विकास को और गति देगा। ये एक बहुत शक्तिशाली चक्र बन सकता है। ये सब सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, स्टार्टअप्स, बड़ी कंपनियां, निवेशक, टेक्नोलॉजी। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी आबादी है जो इस संगठित दायरे से बिल्कुल बाहर है। हमारे असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोग, बढ़ई, प्लम्बर, घरेलू सहायक, छोटे किसान, उनके लिए इस कहानी में क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इन सभी स्रोतों में संगठित क्षेत्र पर जोर दिया गया है, लेकिन नीति आयोग की ही एक रिपोर्ट है, एआई फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट, जो भारत के 49 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर ध्यान केंद्रित करती है। 49 करोड़? जी, लगभग 50 करोड़ लोग। तो आज के लिए एक अंतिम विचार ये है कि एआई और वित्तीय निवेश की ये विशाल पहलें इस बहुत बड़े लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे काम आ सकती हैं। एक अनौपचारिक मजदूर के लिए एआई असल में कैसा दिखेगा? सही बात है। क्या कोई ऐसा एआई टूल बन सकता है जो एक दिहाड़ी मजदूर को शहर में अगले दिन का काम खोजने में मदद करे? या एक ऐसा माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जो एक रेडी पटरी वाले को रोज 50 रुपए निवेश करने की सुविधा दें? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर भविष्य में सोचना बहुत जरूरी होगा।